नमस्कार। आज हम संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं जो राज्यों की राजनीति में अक्सर सुनाई देता है। हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 774। ये वो नियम है जो तय करता है कि राज्यों की विधानसभाएं मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज कब और कैसे मिलेंगी। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, वो इसी पर है कि सत्र कैसे बुलाया जाता है, कैसे खत्म होता है, यहाँ तक कि विधानसभा भंग कैसे होती है। ठीक है। ये सुनने में शायद थोड़े टेक्निकल लगें, पर असल में ये राज्य के कामकाज और हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही अहम है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम क्या है, इसमें राज्यपाल का क्या रोल है और वो जो 6 महीने वाला नियम है उसकी इतनी चर्चा क्यों होती है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 774 का जो पहला हिस्सा है वो राज्यपाल को कुछ खास शक्तियां देता है ना। सही कहा। अनुच्छेद 774(1) में राज्यपाल के पास 3 मुख्य अधिकार हैं। पहला, विधानमंडल का सत्र बुलाना, जिसे अंग्रेजी में सम्मन कहते हैं। सम्मन यानी सत्र की शुरुआत करना। हाँ। दूसरा, सत्र को समाप्त करना यानी सत्रावसान करना, प्रोरोग कहते हैं इसे। प्रोरोग। अच्छा। और तीसरा, विधानसभा को भंग करना, मतलब डिसॉल्व कर देना। ओके, समन, प्रोरोग, डिसॉल्व, ये तीनों शब्द सुनने में थोड़े मिलते जुलते से लगते हैं पर इनके मतलब काफी अलग है, जैसा आपने कहा। हाँ, बहुत अलग हैं। इनका कानूनी असर बिल्कुल अलग होता है। तो सत्र बुलाना या समन ये तो शायद सबसे सीधा है, मतलब मीटिंग के लिए कॉल करना। हाँ, मतलब सत्र की औपचारिक शुरुआत करना। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, राज्यपाल ये फैसला अकेले नहीं लेते। अच्छा। हाँ, जो संवैधानिक व्यवस्था है और जो अदालतों ने भी कहा है, उसके मुताबिक राज्यपाल को ये काम राज्य की मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर करना होता है। ओके, मतलब चुनी हुई सरकार तय करती है कि सत्र कब बुलाना है और राज्यपाल उसे बस औपचारिक रूप देते हैं। बिल्कुल सही। राज्यपाल की शक्ति यहाँ मंत्री परिषद की सलाह से बंधी हुई है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। अब दूसरा शब्द था सत्रावसान या प्रोरोग। इसका क्या मतलब है? क्या ये वो है जो स्पीकर रोज शाम को करते हैं, सदन स्थगित? नहीं, यहीं पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, रोज की बैठक को स्थगित करना, एडजर्न करना, वो स्पीकर का काम है। हाँ। और उससे सिर्फ उस दिन की कार्यवाही रुकती है, सत्र खत्म नहीं होता। हाँ। लेकिन सत्रावसान यानी प्रोरोग वो राज्यपाल करते हैं मंत्री परिषद की सलाह पर। अच्छा। और इसका मतलब होता है पूरे सत्र का, पूरे सेशन का औपचारिक अंत। तो इसका असर क्या होता है, मतलब एडजर्न से ये अलग कैसे है? इसका एक बड़ा असर ये है कि सत्रावसान होने पर उस सत्र में जो बिल या प्रस्ताव पेंडिंग थे वो लैप्स नहीं होते। ओह, ठीक है। उन्हें अगले सत्र में फिर से उठाया जा सकता है। बस उस सत्र की बैठकें खत्म हो जाती हैं। ये तो बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। रोज की कार्यवाही का रुकना और पूरे सत्र का समाप्त होना, ये दो अलग बातें हैं। बिल्कुल। तो अब तीसरा शब्द विघटन या डिसॉल्व, ये तो सुनने में ही ज्यादा गंभीर लग रहा है। हाँ, ये सबसे निर्णायक कदम है। विघटन का मतलब है विधानसभा का कार्यकाल ही समाप्त कर देना। पूरी विधानसभा खत्म? हाँ, इसके बाद सभी एमएलएज अपनी सदस्यता खो देते हैं और राज्य में नए चुनाव करवाने पड़ते हैं। और इसका असर पेंडिंग बिल पर क्या होता है? सत्रावसान में तो वो लैप्स नहीं होते थे। विघटन में वो लैप्स हो जाते हैं। अगर विधानसभा भंग हो गई तो उसमें पेंडिंग सारे बिल, सारे प्रस्ताव हमेशा के लिए खत्म। हमेशा के लिए? हाँ, नई विधानसभा जब चुनकर आएगी तो उन्हें फिर से नए सिरे से पेश करना पड़ेगा। अच्छा, और ये विघटन कब होता है? ये आमतौर पर या तो विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर होता है, या फिर अगर सरकार बीच में ही बहुमत खो दे और कोई दूसरी सरकार बनने की भी संभावना न हो। समझ गए। तो समन सत्र शुरू करता है, प्रोरोग सत्र खत्म करता है, बिल लैप्स नहीं होते, और डिसॉल्व पूरी विधानसभा को ही खत्म कर देता है, बिल लैप्स हो जाते हैं। बिल्कुल सही। ये तो हुई राज्यपाल की शक्तियां, जो कि ज्यादातर मंत्री परिषद की सलाह पर ही इस्तेमाल होती हैं। पर अनुच्छेद 174 का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है, उसका क्लॉज 2, जो समय सीमा तय करता है। हाँ, और शायद यही इस अनुच्छेद का सबसे ज्यादा चर्चित पहलू भी है। अनुच्छेद 174(2) ये कहता है कि विधानसभा के एक सत्र की आखिरी बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने? मैक्सिमम 6 months गैप। ये सुनने में तो काफी वक्त लगता है। इसका असल मतलब क्या हुआ? हाँ, सुनने में शायद लगे कि 6 महीने तो बहुत हैं, लेकिन ये नियम असल में ये पक्का करता है कि विधायिका मतलब असेंबली कभी भी बहुत लंबे समय के लिए सो ना जाए, निष्क्रिय ना हो जाए। अच्छा,
कैसे? क्योंकि 2 सत्रों के बीच ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का ही गैप हो सकता है। इसका मतलब है कि साल में कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार। हाँ, कम से कम 2 बार विधानसभा का सत्र बुलाना संवैधानिक तौर पर जरूरी हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि ज्यादातर राज्यों में बजट सत्र होता है, फिर मॉनसून सत्र होता है। बिल्कुल। आमतौर पर एक बजट सत्र होता है फरवरी-मार्च के आसपास, जी। फिर एक मॉनसून सत्र जुलाई-अगस्त में। कई राज्यों में एक शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन भी होता है। ये 6 महीने वाला नियम ही इसे अनिवार्य बनाता है। मतलब ये एक तरह से विधायिका के काम करने की न्यूनतम गारंटी है। मिनिमम गारंटी ऑफ फंक्शनिंग। हाँ, कह सकते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये सुनिश्चित करता है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो मिलें, बहस करें, कानून बनाएं और बहुत जरूरी सरकार से सवाल पूछें, उसे जवाब दे ठहराएं। हाँ, ये जवाबदेही वाला पॉइंट बहुत अहम है। बिल्कुल। इसे आप विधायिका की निरंतरता, लेजिस्लेटिव कंटिन्यूटी का सिद्धांत भी कह सकते हैं। अगर ये नियम ना हो तो सोचिए, कोई सरकार चाहे तो महीनों सालों तक विधानसभा का सामना ही ना करे। ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। जाहिर है, ये 6 महीने का नियम कार्यपालिका को यानी सरकार को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाए रखने का एक संवैधानिक टूल है। जब संविधान बन रहा था तब क्या इस नियम पर काफी सोचा गया था? हमारे स्रोत में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का जिक्र है। उन्होंने क्या कहा था इस 6 महीने के नियम के बारे में? हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प है। संविधान सभा में जब बहस चल रही थी तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस 6 महीने के अंतराल वाले नियम का बहुत मजबूती से बचाव किया था। उन्होंने क्या तर्क दिया था? उनका तर्क था कि अगर ये नियम नहीं होगा तो ऐसी सरकारें आ सकती हैं जो विधानसभा को फेस करने से बचना चाहें, वो सत्र ही नहीं बुलाएंगी। उन्होंने इसे बहुत बहुत खूबसूरती से समझाया था। क्या शब्द इस्तेमाल किए थे उन्होंने? उन्होंने कहा था कि विधायिका को नियमित रूप से मिलना चाहिए ताकि जनता की आवाज को दबाया ना जा सके। जनता की आवाज को दबाया ना जा सके। हाँ, और उन्होंने इस 6 महीने के अंतराल को एक तरह से लोकतंत्र की धड़कन या हार्ट बीट ऑफ डेमोक्रेसी कहा था। लोकतंत्र की धड़कन, हार्ट बीट ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, जैसे दिल का धड़कना जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वैसे ही विधानसभा का नियमित रूप से मिलना लोकतंत्र के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। उनका मानना था कि अगर विधायिका मिलेगी ही नहीं तो लोगों की समस्याएं कैसे उठेंगी, सरकार पर कंट्रोल कैसे रहेगा। ये वाकई बहुत शक्तिशाली उपमा है। ये दिखाता है कि संविधान बनाने वालों के लिए ये सिर्फ एक प्रोसीजरल नियम नहीं था, इसके पीछे एक गहरा लोकतांत्रिक विचार था। निश्चित रूप से ये प्रावधान इसीलिए डाला गया था कि कार्यपालिका हमेशा विधायिका के प्रति जिम्मेदार रहे, उसे नियमित अंतराल पर विधायिका का सामना करना पड़े, उसका विश्वास हासिल करना पड़े। ये उस डर को खत्म करने के लिए था कि कहीं चुनी हुई सरकार ही तानाशाही ना बन जाए। तो जाहिर है ये नियम आज भी उतना ही जरूरी है, शायद आज की राजनीति में और भी ज्यादा। आजकल ये अनुच्छेद जमीन पर कैसे काम करता है? क्या कुछ हाल के उदाहरण हैं जिनसे ये बातें और साफ हों? हाँ, ये अनुच्छेद आज भी हर राज्य के विधायी कामकाज की रीढ़ की हड्डी है। स्रोत में कुछ उदाहरण दिए भी गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का बताया गया है, जहां 2024-25 के लिए नियमित रूप से 3 सत्र, बजट, मॉनसून और शीतकालीन प्लान किए गए हैं। यह अनुच्छेद 174 के सामान्य पालन का उदाहरण है, दिखाता है कि ज्यादातर समय यह सिस्टम ठीक चलता है। और क्या विशेष सत्र, स्पेशल सेशन का भी कोई उदाहरण है? कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। हाँ, महाराष्ट्र का उदाहरण दिया है, जब वहां हाल में सरकार बदली थी और नई सरकार बनी थी तो उन्हें विश्वास मत हासिल करना था और कुछ और जरूरी काम निपटाने थे। हाँ, याद है। तो उसके लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया था। ये दिखाता है कि 6 महीने का नियम तो न्यूनतम जरूरत है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो सरकारें या राज्यपाल सरकार की सलाह पर विशेष सत्र भी बुला सकती हैं। ये नियम अधिकतम सीमा नहीं बताता। ठीक है। और विघटन, डिसोल्यूशन का कोई हालिया उदाहरण? स्रोत में दिल्ली का 2024 का उदाहरण दिया गया है, जहां विधानसभा भंग कर दी गई और नए चुनाव की घोषणा हुई। हाँ, ये उस स्थिति को दिखाता है जहां या तो कार्यकाल पूरा हो गया हो या सरकार चल नहीं पा रही हो और राज्यपाल विधानसभा को भंग कर देते हैं जिससे नए चुनाव हो सकें। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि अनुच्छेद 174 के तीनों पहलू, समन, प्ररोग, डिसॉल्व, आज भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, यह हमेशा इतना स्मूथ नहीं होता। क्या इस अनुच्छेद को लेकर, खासकर सत्र बुलाने के अधिकार को लेकर, विवाद भी खड़े होते हैं? स्रोत में सत्र बुलाने में देरी जैसे इश्यूज का जिक्र है। हाँ, और यहीं पर यह अनुच्छेद अक्सर राजनीतिक खींचतान का केंद्र बन जाता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है जब राज्य सरकार सत्र बुलाना चाहती है,
लेकिन राज्यपाल उसमें देरी करते हैं, या कह सकते हैं आनाकानी करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार राजनीतिक मतभेद होते हैं। स्रोत में तमिलनाडु और केरल का जिक्र है। तमिलनाडु का 2023 का मामला इसका एक बहुत अहम उदाहरण है। हाँ, मुझे याद आ रहा है, ये काफी खबरों में था। क्या हुआ था उस मामले में, थोड़ा विस्तार से बताएंगे? वहां ये हुआ कि राज्यपाल ने पहले एक सत्र का सत्रावसान कर दिया था, मतलब प्रोरोग कर दिया था। ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु की सरकार ने, मतलब मंत्रिमंडल ने, राज्यपाल को अनुच्छेद 174(1) के तहत नया सत्र बुलाने की सलाह भेजी। उन्हें कुछ जरूरी बिल पास कराने थे। तो फिर? लेकिन राज्यपाल ने सत्र बुलाने में काफी समय लगा दिया, देरी की। तो मामला कैसे सुलझा फिर? सरकार इंतजार करती रही? नहीं, राज्य सरकार को आखिर में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस मामले में दखल दिया और ये साफ किया कि जब मंत्रिमंडल सत्र बुलाने की सलाह देती है तो राज्यपाल को आमतौर पर वो सलाह माननी होती है। कोर्ट के कहने के बाद ही फिर सत्र बुलाया गया? ये तो सीधे सीधे राज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच टकराव वाली स्थिति हो गई। हाँ, बिल्कुल। ये मामला दिखाता है कि राज्यपाल की भूमिका और मंत्रिमंडल की सलाह के बीच का जो संतुलन है वो कितना नाजुक हो सकता है कभी-कभी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई सामान्य गाइडलाइन दी है कि राज्यपाल को सलाह मिलने के कितने टाइम में सत्र बुला लेना चाहिए? स्रोत में कहीं 1 महीने में सत्र बुलाएं जैसी बात का उल्लेख है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 2030 में एक दूसरे केस के संदर्भ में ये टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल से ये उम्मीद की जाती है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह मिलने पर सत्र बुलाने में गैर जरूरी देरी न करें। अच्छा। कोर्ट ने कहा था कि आइडियली, मतलब आदर्श रूप से, ये काम 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या कानून नहीं है। मतलब? ये एक न्यायिक टिप्पणी है, एक तरह का ऑब्जर्वेशन है जो संवैधानिक मर्यादा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी पर जोर देता है। इसका मतलब यह है कि राज्यपाल जानबूझकर देरी करके चुनी हुई सरकार के काम में रुकावट नहीं डाल सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से समय पर सत्र बुलाने की अहमियत को फिर से मजबूती दी, खासकर जब चुनी हुई सरकार ऐसा चाहती हो। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे संविधान के प्रावधानों की व्याख्या समय और हालात के साथ बदलती रहती है और इसमें न्यायपालिका की कितनी अहम भूमिका है। ये सिर्फ राज्यपाल बनाम सरकार का मामला नहीं है, ये तो लोकतंत्र के स्मूथ फंक्शनिंग से जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा। ये मामले दिखाते हैं कि अनुच्छेद 174 सिर्फ एक प्रोसीजरल गाइडलाइन नहीं है। ये सत्ता के संतुलन और लोकतांत्रिक जवाबदेही से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। और जब इस पर विवाद होता है तो ये अक्सर राज्य और केंद्र के रिश्तों पर या फिर राज्यपाल के पद की विवेकाधीन शक्तियों की सीमाओं पर बहस छिड़ देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को अब समेटें तो अनुच्छेद 144 एक तरह से राज्य विधानसभाओं का कैलेंडर तय करने वाला नियम है। राज्यपाल सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं या जरूरत पड़ने पर विधानसभा भंग भी करते हैं, लेकिन ये सब शक्तियां आमतौर पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर हैं। हाँ, मोटे तौर पर यही है। और सबसे खास बात वो 6 महीने वाला नियम। ये पक्का करता है कि विधानसभा ठप ना पड़ जाए और लोकतंत्र की गाड़ी चलती रहे, जैसा डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे। एकदम सही सारांश है। वो 6 महीने वाला नियम एक सेफ्टी नेट जैसा है। ये सुनिश्चित करता है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नियमित रूप से मिलें, सरकार पर नजर रखें और जो उनका सबसे बुनियादी काम है, कानून बनाना और बहस करना, वो करते रहें। ये संसदीय लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। इसके बिना विधायिका सिर्फ एक नाम की संस्था बनकर रह सकती है। और तमिलनाडु जैसे मामले हमें ये भी याद दिलाते हैं कि नियमों का पालन कितना जरूरी है और जब नहीं होता तो फिर कैसे न्यायपालिका को बीच में आना पड़ता है। हाँ, ये नियम सिर्फ प्रक्रियाएं नहीं हैं, ये लोकतांत्रिक शासन के मूल तत्व हैं। इनका मकसद ये है कि सत्ता का इस्तेमाल मनमाने ढंग से ना हो और जनता की आवाज को मंच मिलता रहे। इस बातचीत से अनुच्छेद 174 की अहमियत और इसके जो प्रैक्टिकल पहलू हैं वो काफी साफ हो गए हैं। ये सिर्फ संविधान की किताब में लिखा एक नंबर नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की सेहत का एक तरह का बैरोमीटर है। सहमत हूं। चलिए अब इस चर्चा के आखिर में एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए, जो हमारे स्रोत में भी उठाया गया है। जी। स्रोत पूछता है, क्या 6 महीने का सत्र नियम सख्त होना चाहिए? मतलब क्या 2 सत्रों के बीच का जो अधिकतम गैप है उसे 6 महीने से भी कम कर देना चाहिए? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है, खासकर आज के दौर में जब चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं, मुद्दे इतनी जल्दी आते हैं। क्या 6 महीने का गैप आज भी काफी है? हाँ,
मतलब डॉक्टर अंबेडकर ने इसे लोकतंत्र की धड़कन कहा था। तो क्या ये धड़कन थोड़ी और तेज होनी चाहिए ताकि विधायिका नए मुद्दों पर ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर सके? ये एक पहलू है। ज्यादा जल्दी मिलना शायद ज्यादा जवाबदेही लाए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर इस नियम को और सख्त किया, मान लीजिए घटाकर 3 या 4 महीने कर दिया, तो क्या इससे राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव की संभावना बढ़ नहीं जाएगी? हाँ, ये भी हो सकता है। या फिर जो अभी लचीलापन है, क्या वो जरूरी है ताकि सरकारों को तैयारी का वक्त मिले, विदाई काम ढंग से हो सके? भाई, ज्यादा जल्दी सत्र बुलाने से शायद कामकाज पर दबाव भी बढ़ेगा और हो सकता है राजनीतिक टकराव भी बढ़ जाए। सही कहा। तो इसमें दोनों बातें हैं। ज्यादा मिलना मतलब ज्यादा जवाबदेह, लेकिन शायद ज्यादा टकराव और दबाव भी। मौजूदा नियम एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अब वो संतुलन सही है या उसे बदलने की जरूरत है, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक अच्छा पॉइंट है कि क्या डॉक्टर अंबेडकर का विजन आज भी पूरी तरह फिट बैठता है, या आज के राजनीतिक माहौल में इस धड़कन की रफ्तार पर फिर से सोचने की जरूरत है। इसी सवाल के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है अनुच्छेद 174 पर हुई ये बातचीत जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगी होगी।